हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। तो जो ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया है इसमें देखते हैं तो कोई सा भी एरिल हैलाइड का रिएक्शन अभी हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें ए बेंजीन रिंग, उसमें क्लोरीन जुड़ा है एरिल हैलाइड। जब सोडियम की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा और यह रिएक्शन जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह रिएक्शन करेगा तो इसमें जो भी हैलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा वह एल्किल हैलाइड के एल्किल ग्रुप के साथ यहाँ से विस्थापित हो जाएगा और इसमें का CH3 इसमें जा कर के जुड़ जाता है और ये Cl Na के साथ NaCl बना करके बाहर निकलेगा। तो ये जो रिएक्शन है इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या हो रहा है, सोडियम और हैलो एल्केन से अभिक्रिया करके एल्काइल समूह द्वारा इसमें का क्लोरीन प्रतिस्थापित हो रहा है। माना कि इसमें का मिथाइल ग्रुप इस क्लोरीन की जगह पे जाके जुड़ेगा और इस क्लोरीन को हटा करके उसका स्थान स्वयं ले लेगा। तो ये जो अभिक्रिया है ये कहलाता है ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। ये एक नाम वाला रिएक्शन है। ऊर्जा फिटिंग एक नाम है, उसके नाम पे ये रिएक्शन रखा गया है। तो ये नेम्ड रिएक्शन में आएगा, तो इसको परीक्षा की दृष्टि से याद करना है। अब देखते हैं कि इस अभिक्रिया में अगर हम लोग जो एल्किल हैलाइड यहाँ पे लिए हैं, एक ये एरिल हैलाइड है, तो एरिल हैलाइड तो लेंगे, फिर 2 सोडियम भी लेंगे और यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है माने कि मेथिल हैलाइड है उसके जगह यहाँ पे एक और एरिल हैलाइड ले लेते हैं। तो क्या होगा, इसमें का Cl और 2 सोडियम 2NaCl बना करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ का जो 2 बेंजीन रिंग है आपस में जुड़ जाता है। तो एक जो बेंजीन रिंग है C6H5 को बोलते हैं फेनिल। तो 2 फेनिल ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा डाईफेनिल। तो इस प्रकार से यहाँ से डाईफेनिल का निर्माण हो जाता है जब 2 एरिल हैलाइड को लेते हैं। तो यह भी ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया के रूप में आगे बढ़ाने से होगा और यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगा। ये कहलाएगा ऊर्जा फिटिंग और ये कहलाएगा फिटिंग अभिक्रिया। तो यह हो गया ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। अब आगे देखते हैं इसमें जो आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों का बनना। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में हम लोग देखे थे, RMgX होता है उसका सूत्र। तो R के जगह में यहाँ पे फेनिल रिंग है माने कि C6H5 है और Mg और हैलोजन मिलके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे ये है एरिल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा। तो ये मैग्नीशियम ब्रोमीन और बेंजीन रिंग के बीच में जाकर के जुड़ जाएगा और यहाँ से एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण करेगा जो कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाएगा। इसका नाम होता है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना। अगला देखते हैं कॉपर के साथ अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया को भी देखना है क्योंकि इसका नाम है उल्मान अभिक्रिया। तो उल्मान अभिक्रिया में जो 2 एरिल हैलाइड है यहाँ से 2 एरिल हैलाइड कॉपर से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से एक Cu के साथ 2 Br जुड़ करके बाहर निकल जाएगा CuBr2 बना करके और यहाँ से डाईफेनिल बनता है। अगला है अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का Cl बाहर निकलेगा और वहाँ पे यहाँ का एक हाइड्रोजन जा करके जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन को अलग से जोड़ के नहीं लिखते हैं, इसी में लिखा जाता है, इसलिए ये बेंजीन रिंग बन जाएगा और यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl HCl बना करके बाहर निकलेंगे। ये जो अभिक्रिया है निकिल और एल्यूमिनियम की उपस्थिति में तथा NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। तो ये भी एक एरिल हैलाइड का अभिक्रिया है। अब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया आता है इसके बाद। तो जो हैलोजन में उपस्थित बेंजीन रिंग का नाभिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसे कि हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण इन सब को प्रदर्शित करता है तथा हैलोजन के सापेक्ष आर्थो और पैरा पोजीशन पे हैलोजन का या फिर HSO4 का या फिर NO2 ग्रुप का अटैचमेंट होगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया अभी तक देख रहे थे उसी प्रकार से इसमें क्या होगा,
इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। तो जैसे न्यूक्लियोफिलिक में नाभिक स्नेही अभिकर्मक आकर के जुड़ता था, इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक आकर के जुड़ेगा। तो नाभिक स्नेही के जगह पे इलेक्ट्रोफिलिक में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक आकर के इसमें जुड़ेगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी वह कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसके लिए देखना पड़ता है कि आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन में इसमें नहीं होगा, केवल आर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादातर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब जो है एकल प्रतिस्थापी यौगिकों में हैलोजन का दैशिक प्रभाव, इसमें भी जो हैलोजन है उसका दैशिक प्रभाव देखते हैं। तो ये जो एक हैलोजन उपस्थित है इसके सापेक्ष पैरा पोजीशन पे ज़्यादातर प्रभाव इसमें जुड़ने को दिखेगा। तो किसी भी हैलोजन में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की जो जोड़ी रहेगी, माने हैलोजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये आर्थो या फिर पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देते हैं। तो ये जो हैलोजन है इस पर एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर या तो इस आर्थो पोजीशन पे या फिर इसके सापेक्ष इस पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएंगे और उसी प्रभाव को बोला जाता है प्लस एम प्रभाव या फिर इसको प्लस एम इफेक्ट भी कहते हैं। अब इसमें देखेंगे तो इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है और आर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाएगी, माने कि आर्थो पोजीशन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा। किस प्रभाव के कारण, प्लस एम प्रभाव के कारण। तो जो आने वाला ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल, तो जैसे न्यूक्लियोफाइल में ऋण आवेश रहता था, Nu- रहता था, उसी प्रकार इलेक्ट्रोफाइल में E+ रहता है। तो ये जो E+ है इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण प्रदर्शित करेगा और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा वहाँ पे जा कर के ये धन आवेश अटैच हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि इस आर्थो पे और पैरा पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण उस पोजीशन पे ऋण आवेश रहेगा इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से। तो ये जो प्लस चार्ज है इस ऋण आवेश के पास जाके जुड़ेगा या फिर इस ऋण आवेश के पास जा कर के जुड़ेगा। तो इस प्रकार से इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है या फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उस पर धन आवेश रहता है और ये उस पोजीशन पे जाके अटैक करता है जहाँ पे ऋण आवेश की मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो ये जो प्रभाव है यही कहलाता है प्लस एम इफेक्ट ऑफ किसका, बेंजीन रिंग वाले हैलोजन यौगिक का। अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल अभिक्रिया है उसी के अंतर्गत सबसे पहले जो अभिक्रिया आता है उसका नाम है हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो हैलोजनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, ये देखो एरिल हैलाइड है, ये हैलोजनीकरण है, माने कि हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो हैलोजन में क्लोरीन को लिए हैं यहाँ पे Cl2 को हैलोजन के रूप में, तो इसके साथ किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, ApCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करता है। तो क्या होगा, ये जो Cl है इसके आर्थो पोजीशन पे एक Cl जुड़ जाएगा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो पे जुड़ा है तो, और डाईक्लोरो, दो ठो क्लोरीन है तो डाईक्लोरो, और ये बेंजीन है तो बेंजीन, इसका नाम होगा आर्थो डाईक्लोरो बेंजीन। या फिर इसके साथ ही साथ पैरा वाला भी एक प्रोडक्ट मिल जाता है। तो आर्थो की जगह पैरा पे जब Cl जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा पैरा डाईक्लोरो बेंजीन। तो इस प्रकार से जब हैलोजन बेंजीन रिंग से जाके जुड़ेगा ApCl3 की उपस्थिति में, तो ये जो अभिक्रिया है हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। और यह प्लस एम इफेक्ट के कारण हमेशा या तो आर्थो पे जुड़ेगा या फिर पहले से जो उपस्थित है उसके सापेक्ष पैरा पोजीशन पे या फिर आर्थो पोजीशन पे जुड़ता है। तो यह है हैलोजनीकरण अभिक्रिया जिसमें हमेशा एक Cl ग्रुप जा कर के बेंजीन रिंग से कहीं पर भी अटैच होगा, आर्थो पे या फिर पैरा पे। अब दूसरा देखते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो जो नाइट्रीकरण अभिक्रिया है वह किसकी उपस्थिति में होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं एरिल हैलाइड को तो यह क्रिया होगी। और जो नाइट्रो ग्रुप है इसमें माने कि जो NO2 ग्रुप है ये बेंजीन रिंग से जाकर के जुड़ेगा, इसलिए ये कहलाता है नाइट्रीकरण रिएक्शन। तो ये एरिल हैलाइड है, इसके आर्थो पे या पैरा पे जब
इनकी उपस्थिति में क्रिया होता है तो यहाँ से जो NO2 ग्रुप है बाहर निकलेगा और इस पोजीशन पे जा कर के जुड़ेगा, तो ये कहलाएगा आर्थो नाइट्रोक्लोरो बेंजीन। या फिर इसकी तुलना में इसका नामकरण करेंगे तो इसको 1 पोजीशन देंगे, तो ये 2 पोजीशन पे है नाइट्रो, इसलिए 2 नाइट्रो। और यहाँ से 1 2 नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पोजीशन पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 नाइट्रो, फिर क्लोरो, फिर बेंजीन। इस प्रकार से इसमें दोनों प्लस के रूप में अलग अलग भी मिलते हैं और ये दोनों आपस में फिर से रिएक्शन कर लेते हैं और एक ही बेंजीन रिंग में आर्सो और पैरा दोनों पोजीशन पे जुड़ करके 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से यह है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। अब अगला देखते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो सल्फोनीकरण में जो एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड है वह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करता है और इसमें का HSO3 ग्रुप जो है आर्थो पे जुड़ेगा या फिर इसके पैरा पे जुड़ेगा। तो इसमें SO3H ग्रुप, इसमें का SO3H ग्रुप आर्थो पे जुड़ता है या फिर पैरा पे जुड़ेगा। आर्थो पे जुड़ेगा तो आर्थो, फिर क्लोरो, फिर बेंजीन और यह सल्फोनिक एसिड। एसिड इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से H+ आयन बाहर निकल सकता है, इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये जो अभिक्रिया है कहलाता है सल्फोनीकरण अभिक्रिया, जिसमें SO3H माने कि सल्फोनिक ग्रुप जा करके बेंजीन रिंग से जुड़ेगा। जो ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ता है उसी के नाम पे अभिक्रिया को रखा गया है। जैसे नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा तो नाइट्रीकरण, सल्फोनिक ग्रुप जुड़ेगा तो सल्फोनीकरण, हैलोजन ग्रुप जुड़ेगा तो हैलोजनीकरण। अब आता है अगला फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है इसमें 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है। पहला है एल्कालीकरण और दूसरा है एसिलीकरण। एल्कालीकरण में क्या होगा, जो बेंजीन रिंग वाला हैलोजन है माने कि एरिल हैलाइड है, इसके साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड क्रिया करेगा, माने कि CH3Cl वाला कोई ग्रुप क्रिया करेगा या कोई सा भी एल्किल ग्रुप जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन से बना हुआ मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल के साथ हैलोजन वाला ग्रुप यहाँ क्रिया करेगा और क्या होगा, या तो आर्थो पे या फिर पैरा पे CH3 ग्रुप आकर के इस प्रकार से जुड़ेगा। जैसे ये है, इसमें का CH3 आर्थो पे जुड़ा तो आर्थो क्लोरो और इसका नाम हो जाता है टाल्विन। C6H5CH3 का नाम है टाल्विन, तो आर्थो क्लोरोटाल्विन या फिर पैरा क्लोरोटाल्विन बनता है। यह है एल्कालीकरण, क्योंकि एल्काइल ग्रुप बेंजीन से जुड़ रहा है इसलिए यह है एल्कालीकरण। अब देखते हैं सेम परिस्थिति रहेगी, AlCl3 यहाँ भी रहेगा लेकिन यहाँ पे CH3Cl के जगह में CH3COCl रहेगा। तो इसमें एसिटिल ग्रुप माने कि CH3CO को कहा जाता है एसिटिल ग्रुप। तो COCH3 ग्रुप आर्थो या पैरा पे जाके जुड़ता है तो इस ग्रुप को कहते हैं एसिटिल ग्रुप। इसीलिए इसमें एसिटिल ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है आर्थो या पैरा पोजीशन पे, इसलिए इसका नाम हो जाता है एसिलीकरण। यह हो गया। अब अगला देखते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण में जो हैलोएरिन में कार्बन युक्त पार्श्व श्रृंखला होने पे यह COOH के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये जो एरिल हैलाइड है इस पे यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला के रूप में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस CH3 में जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, ऑक्सीकरण करेंगे तो ये जो CH3 ग्रुप है यह COOH के रूप में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो CH3 से बनता है COOH, तो ये क्रिया कहलाता है ऑक्सीकरण की क्रिया। तो ये हो गया अगला इसका रिएक्शन। उसके बाद वहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल अभिक्रिया है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद बहुत सारा उदाहरण आपको बुक में देखने को मिलेगा इन सभी क्रियाओं से रिलेटेड, उसको आप लोग को पढ़ना है यहाँ से। उसके बाद अगर अगला हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन, वहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इलेक्ट्रोफाइल के बाद आगे हम लोग देखेंगे हैलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ। तो जो हैलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ हैं इनके बारे में
अभी देख लेते हैं। तो जो हेलो एल्केन माने कि क्या होगा, RH से होगा। जैसे कि पहले भी हम लोग जानते हैं, R का मतलब है एल्केन और X का मतलब है हेलोजन। तो RH जो है यहाँ पे देखो RH बना है, तो इसी RH को बनाने की विधियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहली विधि है एल्कोहल से हेलो एल्केन को बनाना। तो एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, तो एल्कोहल का सूत्र है ROH। तो R इसमें एल्किल ग्रुप है और OH क्या है, क्रियात्मक समूह है एल्कोहल का। OH को एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया के साथ इसको बनाया जाता है और यह क्रिया H2SO4 या फिर ZnCl2 माने कि सल्फ्यूरिक अम्ल या जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है। तो ये जो है ROH है, एल्कोहल ग्रुप है, प्लस HX क्या है, HX क्या है, ये हैलोजन है और उस पर H है तो हैलोजन अम्ल कहलाता है HX। तो हैलोजन अम्ल और एल्कोहल की क्रिया से यहाँ पे एल्किल हैलाइड बनता है। तो एल्कोहल का OH ग्रुप और इस हैलोजन अम्ल का H ग्रुप H2O बना करके बाहर निकल जाएंगे और इसमें का R और इसमें का X RX बना करके यहाँ से एल्किल हैलाइड बनाएगा। तो ये जो पहली विधि है हैलोजन अम्लों पर एल्कोहल की क्रिया से इसको बनाना। अब इस अभिक्रिया में ये जो डायरेक्ट रिएक्शन है किस प्रकार से बनता है, इस अभिक्रिया की क्रिया विधि को बताया गया है। तो अभिक्रिया की जितना हम लोग क्रिया विधि का प्रकार पढ़े थे पहले, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। तो SN1 को एक आणविक या यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते थे, माने कि एक आणविक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो SN1 की क्रिया विधि द्वारा यह अभिक्रिया पूर्ण रूप से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होगी। अब SN1 है तो यह जो अभिक्रिया है 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, क्योंकि SN1 अभिक्रिया हमेशा 2 स्टेप में पूरा होता है। तो वहाँ पे जो अभिक्रिया की क्रिया विधि के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे बस इतना ही दिया है कि यह अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया के रूप में पूरी होगी करके, क्रिया विधि को यहाँ पर डिटेल से नहीं बताया गया है। अब यहाँ पे आते हैं कि जो एल्कोहल के लिए HX की क्रियाशीलता का क्रम, जो HX लिए थे ना, उसमें X की जगह पे जब आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन रहेगा तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम इस क्रम में पाया जाता है। माने कि HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, उससे कम HBr और सबसे कम HCl की क्रियाशीलता पाई जाती है। यह क्रम हैलोजन आयन की घटती हुई नाभिक स्नेहिता के आधार पे दिया गया है। अब इन सब को जब तोड़ेंगे तो HI से I माइनस मिलेगा, HBr से Br माइनस मिलेगा और HCl से Cl माइनस मिलेगा। तो इन सब की, ये सब नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैं, तो इन सब की जो क्रियाशीलता के आधार पर इनकी क्रियाशीलता पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील I माइनस रहता है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस। इसी प्रकार से जो हैलोजन अम्ल में एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, जो एल्कोहल लिए थे ना उस अभिक्रिया के लिए, अभी जो देखे उस अभिक्रिया के लिए, उसमें तृतीयक एल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील रहेगा, उससे कम द्वितीयक एल्कोहल और सबसे कम क्रियाशीलता पाई जाएगी प्राथमिक एल्कोहल की। तो जो तृतीयक है इसको 3 डिग्री बोलते हैं, द्वितीयक को 2 डिग्री और प्राथमिक को बोला जाता है 1 डिग्री एल्कोहल। अब जो है ये सब क्रियाशीलता का क्रम देखने के बाद इसकी क्रिया विधि को यहाँ पे समझाया गया है। तो क्रिया विधि में सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या किया है, एल्कोहल जो लिए थे ना ROH करके, तो R की जगह हमें यहाँ पे एथाइल ग्रुप को जोड़ा है और OH है, और HX लिए थे उसकी जगह पे HCl को लिया है। अब ये दोनों जब निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसका OH और इसका H2O बन के बाहर निकलेगा और इसमें का क्लोरीन इसके साथ जा कर के जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और इसमें का Cl, तो इसका नाम होगा क्लोरोएथेन। इसी प्रकार से ये तो प्राथमिक एल्कोहल के लिए है, क्योंकि इसमें का जो एल्कोहल से ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राथमिक कार्बन हुआ। अब इसमें देखते हैं कि जो ये एल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन
दो अन्य कार्बन से जुड़ा है तो ये द्वितीयक कार्बन कहलाएगा, या फिर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इसका नाम होगा। इसके साथ जब HCl रिएक्शन करता है तो यहाँ का जो OH है और इसमें का H है, H2O बना करके बाहर निकलेगा और इसमें का Cl यहाँ पर जा कर के जुड़ेगा। तो ये जो Cl जुड़ गया उसके बाद इसमें भी क्या बना, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का निर्माण होगा। अब तीसरा देख लेते हैं। 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हुआ, आप देखेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। तो जो 3 डिग्री एल्कोहल है इसमें क्या होगा, OH से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन से जुड़ा रहेगा तो ये कहलाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो इसमें जुड़ा हुआ है 3 ठो CH3 से, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल है। प्लस HCl से रिएक्शन करेगा तो इसमें का OH और इसमें का H मिल के बनेगा H2O और इसमें का Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये क्या बनेगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड का निर्माण करेगा। इस प्रकार से ये पहला वाला रिएक्शन से क्या बनता है, क्लोरोएथेन बन गया। यहाँ पे बन गया 2 डिग्री वाले कार्बन से एल्किल हैलाइड, यहाँ पे 3 डिग्री वाले कार्बन से एल्किल हैलाइड। तो इस प्रकार से हर प्रकार का जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक है एल्किल ग्रुप वाला एल्कोहल, उनसे इस प्रकार से एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। आगे आता है कि जो एल्काइल ब्रोमाइड व आयोडाइड को उपयुक्त एल्कोहल या फिर जो Ki+H3PO4 के मिश्रण के साथ पश्चवाहन या रिफ्लक्स करेंगे तब HBr तथा I को उनके अस्थायी स्वभाव के कारण उपयोग नहीं करते हैं और दोनों अभिक्रिया मिश्रण बनाते हैं। यहाँ पे इसको उतना देखना जरूरी नहीं है, इसको नहीं देखते हैं, सीधा हम लोग इसकी क्रियाविधि को देखते हैं। तो इसमें जो बोला गया है कि जब KBr और H2SO4 को रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से KHSO4 बन जाता है और HBr बनेगा। इसी प्रकार जब एल्कोहल प्लस HBr का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन का निर्माण होगा। लेकिन जब C2H5 और HI को पश्चवाहन कराते हैं तो एथिल आयोडाइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जो ये है तृतीयक एल्कोहल वाले से H2SO4 की उपस्थिति में इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला यौगिक बनेगा, क्योंकि यहाँ का एक ठो H और इसमें का OH H2O बना करके बाहर निकलेंगे। तो ये क्रियाविधि नहीं है, इसको अगर छोड़ दोगे फिर भी बनेगा। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि दूसरी विधि क्या है एल्किल हैलाइड को बनाने की। तो एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया के द्वारा बनता है। तो जो एल्कोहल है उसका सूत्र होता है ROH, इस पर फास्फोरस हैलाइड तो PCl5 को बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और PCl3 को बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इनकी उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो X की जगह में Cl यहाँ पे लिया हुआ है तो इसको X5 भी लिख सकते हैं। तो ये एल्कोहल है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब पश्चवाहन वाला रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से POCl3 एक ठो बन के बाहर निकलेगा, माने कि जहाँ भी PCl5 उपयोग होता है वहाँ पे POCl3 बनना जरूरी ही रहता है। तो Cl रहेगा तो POCl3 बनेगा, यहाँ पे Br रहता तो POBr3 बनता और आयोडीन रहता तो POI3 बनता। तो यहाँ पे POCl3 बन के बाहर निकलेगा और एक जो H है वह HCl बन के बाहर निकलेगा। उसके बाद इसमें का एक ठो जो Cl बचा हुआ है वो एथिल ग्रुप के साथ जुड़ के एथिल क्लोराइड का निर्माण करेगा। इसी प्रकार से जब ट्राइक्लोराइड को लेते हैं फास्फोरस का तो इसमें H3PO4 बाहर निकलता है और यहाँ से एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। यह हो गया एक विधि। इसी प्रकार से जो फास्फोरस है उसको जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब हमको यहाँ से PBr3 प्राप्त हुआ है। यहाँ पे जो PBr3 उपयोग किए ना, माने कि PCl3 उपयोग किए, उसी प्रकार से अगर PBr3 हमको चाहिए तो इस विधि द्वारा उसको बनाते हैं पहले, उसके बाद इस PBr3 को एल्कोहल से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होगा। तीसरा विधि आता है इसमें एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से। तो जो एल्कोहल है उस पर थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। जो थायोनिल क्लोराइड है ना
SOCl2 इसका ये जो है बहुत ज़्यादा खांसी लाने वाला है। इसको अगर लैब में कहीं पे लीक हो जाता है तो सबको खांसी आने लगता है। और C2H5OH एक एल्कोहल है, ये थायोनिल क्लोराइड है। थायोनिल क्लोराइड के साथ इसको पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से SO2 गैस बाहर निकलता है प्लस HCl बनता है और यहाँ से एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा और यहाँ पे एथिल क्लोराइड बना है। तो ये हो गया दूसरा विधि, एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड प्राप्त करना। ये तो हो पहला एल्कोहल से था। अब दूसरी विधि हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड बनाना। तो जो हाइड्रोकार्बन है उससे एल्किल हैलाइड बनाने की पहली विधि है एल्केन से। तो जो एल्केन रहेगा जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्केन को हमेशा RH से शो करते हैं। तो मेथेन के लिए होगा CH4, एथेन का होता है C2H6। इसी प्रकार से लंबी श्रृंखला पाई जाती है एल्केनों की। तो एल्केनों का जो प्रथम सदस्य है यह है मेथेन। तो सबसे पहले जो एल्केन से बनेगा यह भी कई विधियों से बनता है। तो पहली विधि है एल्केनों पर हैलोजन की क्रिया। अब एल्किल हैलाइड बना रहे हैं तो जो एल्केन लेंगे प्लस हैलोजन लेंगे और दोनों को जो सनलाइट है उसमें डायरेक्ट रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ से HX बाहर निकल जाता है और RH यहाँ पे बन जाता है। दूसरा देखते हैं कि मेथेन है, इसी में एल्केन की जगह मेथेन लिया है, हैलोजन की जगह क्लोरीन लिया है, सनलाइट की जगह H उसको शो किया जाता है। तो यहाँ पे बनेगा CH3Cl प्लस HCl बन के बाहर निकलेगा। तो ये बन गया एल्किल हैलाइड मेथेन से। दूसरा देखते हैं कि जो एल्केन रहेगा उस पर आयोडीनीकरण उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया से ऑक्सीकारक जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, HiO4, पर आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल, इन सब का के साथ इनको गर्म करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो एल्केन है इसमें क्या करते हैं, पहले आयोडीन के साथ, जैसे यहाँ पे हैलोजन से रिएक्शन कराए हैं डायरेक्ट, इसी को यहाँ पे आयोडीन के साथ रिएक्शन कराए हैं तो यहाँ पे Ri बना हुआ है। तो जो Ri बन रहा है तो ये तो बन गया एल्किल हैलाइड। तो इसके लिए आयोडीन कहाँ से मिलता है उसको यहाँ पे बताया है। तो जो Hi अम्ल है उसको जब आयोडिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये यहाँ से आयोडीन गैस निकला था और यही आयोडीन गैस यहाँ पे जाके एल्केन से क्रिया किया और एल्केन से क्रिया करके Ri का निर्माण किया, माने कि एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया और यहाँ से Hi बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकला है। तो इस प्रकार से एल्केन और आयोडीन की क्रिया से एल्किल आयोडाइड बनता है। अगला आता है एल्केन के क्रिया में, तो जो देखेंगे कि एल्किल ब्रोमाइड के साथ AgF को रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड है और AgF। यहाँ पे जो आप लोग रिएक्शन वाला जब चैप्टर पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो ये थ्योरी को उतना नहीं पढ़ोगे, नहीं याद करोगे फिर भी चलेगा। जो रिएक्शन किस प्रकार से होता है उसको मेन रूप से ध्यान देना है। इस थ्योरी में मेन टॉपिक को एक दो ठो को पढ़ लोगे, बाकी सबका थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, केवल रिएक्शन को देखते हुए चलना है। तो यहाँ पे जो एल्किल ब्रोमाइड है और AgF है, इनके साथ जब रिएक्शन होता है तो बनेगा CH3 और इसमें का फ्लोरीन F और इसमें का Ag और Br बन के बाहर निकल जाता है। तो ये जो मर्क्यूरिक फ्लोराइड है इसके साथ भी फ्लोराइड बनेगा, माने एल्किल फ्लोराइड बनेगा, या फिर जो एल्किल हैलाइड है इसको मर्क्यूरिक फ्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तो जो फ्लोरीन है उसको विस्थापित करके, माने कि एक हैलोजन, फ्लोरीन भी एक हैलोजन है और क्लोरीन भी एक हैलोजन है, एक हैलोजन को दूसरा हैलोजन विस्थापित करके उसकी जगह ले लेता है और फ्लोरोएथेन का निर्माण करेगा। तो ये हो गया एक और विधि। दूसरा देखते हैं एल्किन के साथ क्रिया करके क्या बनाना, एल्किल हैलाइड बनाना। एल्किन में इन आ रहा है लास्ट में, तो इसमें क्या पाया जाएगा, डबल बंध पाया जाएगा, द्विबंध पाया जाएगा। तो जो एल्किन है इस पे जब एल्किल हैलाइड का हैलोजन अम्ल का रिएक्शन कराते हैं HBr का, तो HBr क्या है, एक हैलोजन अम्ल है, क्योंकि ब्रोमीन हैलोजन है और H अम्ल का प्रतीक है तो ये कहलाएगा हैलोजन अम्ल।
तो इस पे जब रिएक्शन कराएंगे तो एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेगा और दूसरे कार्बन पे Br जाकर के जुड़ता है। तो जो दोनों पे एक एक परमाणु जाकर के जुड़ जाएंगे तो इसमें का एक तो डबल बंध खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि ये असंतृप्त था। तो इसमें और जाकर के परमाणु जुड़ गए तो ये संतृप्त हो गया है। तो संतृप्त हो गया तो डबल बंध, यहाँ से डबल बंध संतृप्त होकर के सिंगल बंध का निर्माण करेगा। तो यहाँ से डबल बंध पर जब हैलोजन अम्ल की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से CH3 CH2 और Br का निर्माण होगा। यहाँ पे एक नियम आता है जिसको परीक्षा में पूछा जाता है, मार्कोनी-काप नियम। तो जो है एल्किनों में हाइड्रोजन हैलाइड का जो योग है वह मार्कोनी-काप नियम के अनुसार होता है। तो जो मार्कोनी-काप नियम है इसी के लिए यहाँ पे दिया गया है। इस नियम के अनुसार जब द्विबंध पर किसका योग होगा, हैलोजन अम्ल का योग होगा, तो जुड़ने वाला अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पे जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। इसका मतलब है ये इस नियम का परिभाषा है। इसका जब डिटेल देखेंगे तो जो HBr है इसके लिए दिया गया है, इसके जगह पे HCl भी लिख सकते हैं, HI भी लिख सकते हैं, HF भी लिख सकते हैं। तो इसको जब दो भागों में तोड़ेंगे तो H प्लस आयन बनेगा और Br का माइनस आयन बनेगा। तो इसमें क्या बोला है, ऋणात्मक भाग कहाँ पे जाके जुड़ेगा, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होगी। तो ये जो है एल्किन है, इसमें 3 ठो हाइड्रोजन है, इसमें 1 ठो हाइड्रोजन है और इसमें 2 ठो हाइड्रोजन है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहाँ पर इसका ऋणात्मक भाग जुड़ेगा। तो इन तीनों में देखते हैं तो इसमें 3 है हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है। तो सबसे कम हाइड्रोजन इस पर है, CH पर। तो इसमें इसको जब तोड़ेंगे तो H प्लस बनेगा और Br माइनस बनेगा। तो Br इसमें का ऋणात्मक भाग बन रहा है। तो ये Br कहाँ पे जा कर के जुड़ेगा, इस CH के पास जुड़ेगा। तो इसमें का Br यहाँ पे CH के साथ जुड़ेगा और इसमें का जो धनात्मक भाग है वह डबल बंध से जुड़े हुए दूसरे कार्बन पर जा कर के जुड़ेगा। अब इसमें का जो हाइड्रोजन है वह डबल बंध से जुड़े हुए एक कार्बन पर जुड़ना चाहिए और इसका ऋणात्मक भाग को दूसरे कार्बन पे। तो इन दोनों में मुख्य रूप से देखते हैं, क्योंकि यही दोनों डबल बंध से अटैच है तो इसमें कम हाइड्रोजन है, इसलिए इसका ऋणात्मक भाग ब्रोमीन इससे जाकर जुड़ेगा और इसका जो धनात्मक भाग हाइड्रोजन है इससे जाकर के जुड़ेगा। इसलिए यहाँ पे इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बनने वाले यौगिक का, ये CH3 सेम है, इसमें का CH है और इसमें का ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ गया है। तो जुड़ रहा है ब्रोमीन तो एक डबल बंध संतृप्त हो जाएगा और CH2 और ये वाला हाइड्रोजन जुड़ के ये बन जाएगा CH3। तो इसका नाम अगर नंबरिंग करेंगे IUPAC नाम के आधार पे तो 1 2 3, तो 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, और 3 ठो कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस प्रकार से ये है मार्कोनी-काप का नियम, जो किसके लिए दिया गया है, एल्किनों के साथ हैलोजन अम्लों की क्रिया के लिए यह नियम दिया गया है। किंतु जो पर ऑक्साइड हैं, जैसे कि एक पर ऑक्साइड का सूत्र होता है बेंजाइल पर ऑक्साइड। तो बेंजाइल पर ऑक्साइड में C6H5 C डबल बॉन्ड O इतना एक ठो अणु हुआ। यहाँ से देखेंगे तो ये एक अणु है, इधर का देखते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O। तो इसमें 2 ठो C6H5 COO और C6H5COO, ये दोनों ग्रुप जब 20 से दोनों ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े रहते हैं तो ये क्या कहलाता है, पर ऑक्साइड कहलाता है। तो इसमें जो बेंजीन रिंग है C6H5 बेंजीन रिंग है तो ये क्या कहलाएगा, बेंजाइल पर ऑक्साइड कहलाएगा। तो इनकी उपस्थिति में, जब बेंजाइल पर ऑक्साइड की उपस्थिति में इसी रिएक्शन को कराएंगे तो यह रिएक्शन क्या होगा, मार्कोनी-काप नियम के विपरीत प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो जब मार्कोनी-काप के विपरीत प्रोडक्ट बनाएगा तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे पर ऑक्साइड प्रभाव, क्योंकि बेंजाइल पर ऑक्साइड के प्रभाव के कारण यह क्रिया विपरीत दिशा में होगी, इसलिए इसको बोलेंगे पर ऑक्साइड प्रभाव या फिर पर ऑक्साइड इफेक्ट कहा जाता है। और
यह इसी को खरास प्रभाव भी कहते हैं, क्योंकि यह जो निष्कर्ष सन 1933 में MS खरास और FR मायो ने शिकागो विश्वविद्यालय में अपने प्रयोग के आधार पर प्राप्त किया था और दिया था, इसलिए इसको परऑक्साइड प्रभाव या फिर खरास प्रभाव भी कहा जाता है। अब इसी अभिक्रिया को बताया गया है फिर यहाँ पे, तो HBr सेम है यहाँ तक, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, परऑक्साइड, बेंजाइल परऑक्साइड को की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा, यहाँ पे जो Br यहाँ पे जुड़ रहा था ना, इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, तो जो Br है यहाँ पे जुड़ जाएगा और जो H+ है यहाँ पे जुड़ेगा, तो H+ यहाँ से जुड़ जाता है और Br- यहाँ से जुड़ करके इस प्रकार से जो CS था तो H+ जुड़ा तो CH2 हो गया, और CH2 था उसमें Br- जुड़ा तो CH2Br हो गया, तो जो 2 ब्रोमोप्रोपेन बना था वहाँ से 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। तो यह जो रिएक्शन है यहाँ पे विपरीत दिशा में हुआ है, इसलिए ये परऑक्साइड इफेक्ट का उदाहरण है। तीसरा देखते हैं, एल्किल हैलाइड का निर्माण हैलाइड के विनिमय से। यह विधि फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें कोई सा भी एल्किल हैलाइड लेंगे और एक तो सोडियम हैलाइड लेते हैं, तो एल्किल हैलाइड और सोडियम हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे, तो सोडियम के साथ जो भी हैलोजन ग्रुप रहेगा वह एल्किल वाले के पास चला जाएगा और एल्किल के पास जो भी हैलोजन रहेगा वह सोडियम के पास आ जाएगा, माने कि इसमें का हैलोजन इसमें आ जाएगा और इसमें का हैलोजन इसमें चला जाएगा, तो एक दूसरे के पास हैलोजन का विनिमय कर लेंगे और यहाँ पे एक तो एल्किल हैलाइड बनेगा और एक तो सोडियम हैलाइड फिर से बनेगा, तो यहाँ पे विनिमय के थ्रू प्रोडक्ट बनता है, इसलिए यह अभिक्रिया हैलाइड विनिमय अभिक्रिया कहलाता है और यह विधि फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया भी कहलाती है। तो यहाँ पे इसके जगह पे इसको लिया है और Na की जगह में Na लिया है, तो इसमें का जो आयोडीन है सोडियम के पास का वो इसके पास चला गया है इसमें, और इसमें का क्लोरीन सोडियम के पास आ गया है, तो एक्सचेंज अभिक्रिया ये कहलाता है। उसके बाद जो अगला अभिक्रिया है वह है हुंस-डिकर विधि। तो वसीय अम्ल जो रहेगा उनका सिल्वर लवण, वसीय अम्ल का सूत्र होता है RCOOH, तो H के जगह में यहाँ पे क्या जुड़ा है, सिल्वर जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, वसीय अम्ल का सिल्वर लवण कहलाता है। तो यहाँ पे RCOOH रहता तो H रहता तो उसको वसीय अम्ल बोलते, लेकिन Ag है तो ये वसीय अम्ल का क्या कहलाएगा, सिल्वर लवण कहलाएगा। इसके साथ जब ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं तो इसमें का जो Ag है और इसमें का एक तो Br है, AgBr बना करके बाहर निकल जाता है, और इसमें का जो COO दिख रहा है ये CO2 बना करके बाहर निकलेगा, और इसमें का R और इसमें का Br RBr बन के प्रोडक्ट बनाता है। तो यह जो अभिक्रिया है यह CCl4 माने कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलयन पर क्लोरीन की अभिक्रिया, क्लोरीन ब्रोमीन की अभिक्रिया होने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो यह जो अभिक्रिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होती है, और यहाँ पे R के जगह पे C2H5 ग्रुप को लिया है, बाकी सेम प्रोडक्ट यहाँ से भी बनेगा, जहाँ पे R है वहाँ पे C2H5 आ जाएगा। तो ये हो गया एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियाँ। 2 विधि देखे, पहले अल्कोहल से और दूसरा हाइड्रोकार्बन से। तो यहाँ पे यह विधि कंप्लीट होती है। अब आगे हम लोग को पढ़ना है हेलो एरिन बनाने की सामान्य विधि। अभी हम लोग एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पढ़ रहे थे, तो उसमें एल्किल ग्रुप था, जहाँ पे भी देखे थे RR ग्रुप आता था। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे उसमें क्या रहेगा, हेलो एरिन। तो एरिन वाले में हमेशा बेंजीन रिंग देखने को मिलेगा। तो ये था यहाँ तक हेलो एल्केन वाला। इसके बाद इसके आगे का हेलो एरिन के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।